हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज ख़त्म कर देते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो हमने शुरू किया था। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया हो। ये लास्ट पार्ट होने वाला है एंड विद दिस वील कंप्लीट द चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पर आज नए आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, तो हमने नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नर्वस टिश्यू कहो या ब्रेन कहो, जो कि नर्वस सिस्टम का एक काफ़ी सेंट्रल कंपोनेंट है, एक डेलिकेट ऑर्गन है ये। तो ये टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड कैसे रहते हैं? तो यार हम सभी को पता है दैट ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। तो व्हाट इज स्कल? स्कल इज एक्चुअली अ बोनी बॉक्स, ठीक है जी। एंड इनसाइड दिस बोनी बॉक्स ब्रेन एक्चुअली एक फ्लूइड, एक लिक्विड फिल्ड बलून के अंदर होता है, जो कि ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, अब्जॉर्ब कर लेता है, उसे सोख लेता है शॉक्स को। तो इसलिए ब्रेन को शॉक से बचाता है ये फ्लूइड फिल्ड बलून प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। और इस बलून के अंदर होता है, बेसिकली स्कल है, स्कल के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड बलून है एंड बलून के अंदर हमारा ये बोनी आई मीन स्कल ब्रेन है, ठीक है। एंड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे प्रोटेक्टेड रहती है? विद द हेल्प ऑफ बैकबोन। यू ऑल नो राइट, बैकबोन का साइंटिफिक नेम इज वर्टिब्रल कॉलम। सो द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द बैकबोन, और बैकबोन प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। क्या बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, रिस्पॉन्ड कैसे करता है नर्वस टिश्यू, ठीक है जी। हमें ये तो समझ में आ गया कि रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर्स लेते हैं, इट ट्रैवल्स ऑल द वे टू द मोटर सेक्शन, राइट। एंड मोटर सेक्शन में मसल टिश्यू होता है, तो मसल टिश्यू हमारा फाइनल जॉब करता है। अब द थिंग इज कि एनिमल मसल्स मूव कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ऑब्वियसली जब वो मूव करेंगे तभी तो एक्शन आएगा हमारी बॉडी से, राइट, बिकॉज मसल्स मूव टू प्रोड्यूस एक्शन, राइट। तो ये हो पाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स क्यों चाहिए? क्योंकि मसल सेल्स को अपनी शेप को चेंज करना पड़ता है, तभी वो मूव कर पाते हैं। एंड मसल सेल्स अपनी शेप तभी मूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, जो कि उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। हमें पता है इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है, थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट। एंड ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रिस्पॉन्स में ये प्रोटीन्स मसल की शेप को चेंज कर देते हैं। सिंपल सी बात यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हमने एनिमल्स के बारे में पता, नर्वस सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू रिसेप्टर्स से लेके इफेक्टर्स तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, बीच में रिफ्लेक्स आर्क्स भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा हमने, ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। एनिमल्स के पास तो नर्वस सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होती हैं। सो वो अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? तो दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। पहला होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या होती है? बेसिकली प्लांट्स का उगना, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ऐसी ग्रोथ मतलब ऐसी मूवमेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल इज जर्मिनेशन। आप सीडलिंग को जर्मिनेट करते हो, उसमें से पौधा उगाता है, सो दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट। क्योंकि प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है। एंड एक और तरीका होता है जिसकी वजह से प्लांट मूवमेंट शो करता है, एंड दैट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मतलब ग्रोथ की वजह से हमें मूवमेंट नहीं दिख रही है। एक तो होता है ग्रोथ की वजह से दिख रही है मूवमेंट, एक तरह की मूवमेंट ये होती है जैसे कि जर्मिनेशन। लेकिन एक तरह की ऐसी भी मूवमेंट होती है जो कि ग्रोथ की वजह से नहीं होती, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को यदि आप टच करते हो, दे श्रिंक, दे क्लोज, राइट। तो जैसे मिमोसा प्लांट होता है, मिमोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। तो वही है। सो दिस इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं हो रही, लेकिन एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, जो कि हमने एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब चेंजेस इन द सराउंडिंग एक्सटर्नली, जो कि हमने, अब वो चेंज क्या हुआ? हमारा मिमोसा प्लांट के लीव्स को टच करना, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे ही उसको आया उसने बंद कर दिए लीव्स, सो दैट इज नॉट ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ तो नहीं हो रही है, लीव्स तो उगे ही हुए हैं पहले से। तो ये मूवमेंट क्यों हुई? दिस इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आ जाओ, यस। The plants also use electrical chemical means to convey this information to cell to cell. लेकिन अभी हमने बात की कि
एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं स्पेशली, जो कि शेप चेंज करते हैं मसल्स की ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके, है ना। लेकिन प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाउ डू प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप? सो प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। जब प्लांट सेल्स के अंदर पानी जाता है, प्लांट सेल्स स्वेल, एंड जब पानी बाहर निकलता है, प्लांट सेल्स श्रिंक। इन दिस वे दे चेंज द शेप ऑफ द प्लांट सेल्स। इन दिस वे ये जो मिमोसा प्लांट है, ये अपना लीव्स इसके खुल बंद रहे हैं, बंद बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, इसी वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि एनिमल एंड प्लांट सेल्स कैसे चेंज करते हैं अपनी शेप। तो एनिमल सेल्स तो हमें पता लग गया स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट वगैरह से चेंज हो जाती है शेप। एंड प्लांट सेल्स के अंदर जो शेप चेंज होती है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द प्लांट सेल्स, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। तो दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम आज, अब ये तो बात हो गई ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की। अब आते हैं हम ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट पे, ठीक है जी। आपने पी प्लांट देखा होगा, काइंड ऑफ अ क्रीपर, राइट। सो उसके टेंड्रिल्स आर वेरी सेंसिटिव टू टच, ठीक है। आपने देखा होगा दे जनरली टेंड टू रोटेट अराउंड अ वुड, राइट। अब ये कैसे होता है? सो बेसिकली जो टेंड्रिल का पार्ट होता है, दैट इज इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी जो वुड है, वुड आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अराउंड घूम रहा है ना क्रीपर। तो जो हिस्सा क्रीपर का वुड के साथ में टच हो रहा है, वो रैपिडली ग्रो नहीं होता। एंड जो टेंड्रिल का हो या क्रीपर, जो भी उसका हिस्सा दूर जो होता है, जो हिस्सा उसका वुड से दूर होता है, इट ग्रोज रैपिडली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो दूर वाला हिस्सा है वो जल्दी से बढ़ रहा है, जो वुड के साथ वाला हिस्सा है वो धीरे से बढ़ रहा है। तो जो दूर वाला हिस्सा है वो टेंड्स टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, वो हैवी हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो टेंड्रिल है इट क्लिंग्स टू द वुड। बात समझ में आई? एंड ये ग्रोथ डायरेक्शनल होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। एंड दिस शोज दैट द प्लांट इज मूविंग। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। तो इनको क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी। ये प्लांट की डायरेक्शंस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये फैक्टर्स होते हैं। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है। व्हाट डज द वर्ड ट्रॉपिक मीन? ट्रॉपिक का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शनल मूवमेंट्स। अभी मैंने बताया प्लांट की हर मूवमेंट इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट्स उगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब या तो ये स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो सकता है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होता है। मतलब ये डायरेक्शनल ग्रोथ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। स्टिमुलस मतलब क्या? स्टिमुलस मतलब एक एनी चेंज इन द सराउंडिंग। और यहाँ पे प्लांट्स के केस में स्टिमुलस इज एक्चुअली द एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया, केमिकल्स हो गए। तो ये सब होता है। तो अब इन्हीं ट्रिगर्स की वजह से अलग अलग ट्रॉपिक मूवमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ये 4 तरह के ट्रॉपिज्म है आपके सिलेबस के अंदर। तो यार ध्यान से देखो, सबसे पहले देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो से मतलब ही हमें समझ में आ रहा है सनलाइट। तो प्लांट की ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट। तो जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही है उस तरफ प्लांट ग्रो हो रहा है। आपने सनफ्लावर देखा ही होगा, वो एग्जाम्पल तो वेरी क्लियर इट इज, है ना। अब जियोट्रॉपिज्म कैसे शो होता है? ये वाला एग्जांपल आप देख लो। आपने गमला ले लिया, ठीक है, उसके अंदर आप सीडलिंग प्लांट कर दो। जो इस प्लांट की रूट्स हैं, इट विल ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी। यू नो ग्रेविटी, वी ऑल नो ग्रेविटी इज डाउन द अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। तो रूट्स तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस दैट इज ग्रेविटी की तरफ ग्रो हो रही है। वेयर एज ये जो शूट है, इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, राइट। तो ये इस रूट्स को कहेंगे हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और शूट को कहेंगे हम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, बिकॉज ये ग्रेविटी की अगेंस्ट ग्रो हो रहा है। ग्रेविटी नीचे है और ये शूट ऊपर ग्रो हो रहा है, तो मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहोगे आप इसको, ठीक है। तो वही है, ये स्टिमुलस की डायरेक्शन। स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? एनवायरमेंटल ट्रिगर यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जियो वर्ड आया, जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी रिलेटेड डायरेक्शनल मूवमेंट, दैट इज ट्रॉपिक, ठीक है जी। Roots are towards this, they grow towards the stimulus that is gravity, and shoots grow against the stimulus. बात समझ में आई? सिमिलरली हमारे पास है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, यानी वाटर की तरफ उगना। एंड कीमोट्रॉपिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल्स। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म, मतलब केमिकल रिलेटेड डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट।
क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे आ जाओ, एक सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आई थॉट लेट मी जस्ट कवर कि मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, इट इज़ ग्रेटर देन द सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द ग्रोथ रिलेटेड। मतलब कि कहने का मतलब है जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं वो एक्सट्रीमली स्लो होती है, जो सेंसिटिव प्लांट्स की मूवमेंट होती है वो एकदम तेज़ होती है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सिमिलरली प्लांट्स में, सेंसिटिव प्लांट्स में होता है ये। और सनफ्लावर का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट बीच में कहीं पे आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाइए हमारे पास। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि केमिकल कम्युनिकेशन क्यों बेटर है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है। अब ये दोनों के केस में है, एनिमल्स के केस में भी, प्लांट्स के केस में भी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के इतना प्रेफर नहीं किया जाता, दो रीजंस है। सबसे पहले तो ये बात, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिर्फ उन्हीं सेल्स तक पहुंच पाएंगे जो आपके नर्वस टिश्यू के साथ कनेक्टेड हैं, यानी जहां जहां पे न्यूरॉन्स हैं। हर एक सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं पहुंच सकते। सेकेंड रीजन है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंटिन्यूसली क्रिएट नहीं होते, एंड दे आर नॉट क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड कंटिन्यूअसली। पहले वो जनरेट होगा, फिर वो ट्रांसमिट होगा, फिर इट विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। तो वह ये कंटिन्यूटी नहीं होती, इसीलिए हमें केमिकल कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केमिकल कम्युनिकेशन के फिर एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? सबसे पहली तो बात इन्हीं के ऑपोजिट हो जाएंगे कि दे कैन रीच ईच एंड एवरी सेल रिगार्डलेस वेदर दे आर कनेक्टेड विद द नर्वस टिश्यू और नॉट। और दूसरा रीज़न आपका हो जाएगा कि दे कैन बी क्रिएटेड कंटिन्यूसली एंड कैन बी ट्रांसमिटेड कंटिन्यूसली। थर्ड हो जाएगा दे कैन डिफ्यूज ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है। एंड सेकेंड, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ठीक है, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शंस। वही जो मैं पॉइंट आपको बोल रहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सेल नर्वस टिश्यू से अगर कनेक्टेड नहीं है तो उस तक नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, ये हार्मोनल सिस्टम ऐसा होता है। तो केमिकल कम्युनिकेशन के अंडर हम बेसिकली हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। खैर वो तो हो जाएगा आपका एनिमल वाले में, लेकिन प्लांट वाले में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास यहाँ पे हार्मोन्स है वो भी आप पढ़ लो एक बारी। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन कब रिलीज होता है? जब प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स बेसिकली, या प्लांट्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। एंड ये ऑक्सिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब लाइट आ रही होती है एक साइड पे प्लांट की, तो ऑक्सिन हमेशा शेडी साइड पे चला जाता है स्टेम के, ठीक है जी। ऑक्सिन को सनलाइट नहीं मतलब वो भागता है उससे, उसे डर लगता है। दैट हाउ बायोलॉजी वर्क्स इन प्लांट्स, राइट। तो ऑक्सिन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द शेडी साइड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच शेडी साइड वाले जो सेल्स होते हैं दे ग्रो मोर, दे ग्रो लॉन्गर इन साइज, राइट। तो इसीलिए प्लांट टेंड्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। वी से ना कि प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स द लाइट, यही रीजन होता है। बिकॉज समझो जिस साइड पे तो लाइट आ रही है उस साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन शेडी साइड पे चला गया, तो शेडी साइड वाला सेल्स बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तो वेट उस साइड हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि तो वेट उस साइड हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, सो इट विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। आप इमेजिन करके देखो। और भी हमारे पास प्लांट हार्मोन्स है, जैसे जिबरेलिन्स है। जिबरेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, है ना। साइटोकाइनिन्स हैं, दे प्रमोट सेल डिविजन एंड रैपिड सेल डिविजन होता है, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है जी। एंड देन वी हैव एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एक ऐसा हार्मोन भी होना चाहिए, ये तो सारे यार ग्रोथ ही प्रमोट कर रहे हैं। ऑक्सिन भी, ऑक्सिन क्या कर रहा है? शूट टिप पे सेल्स को लॉन्गर कर रहा है। जिबरेलिन्स भी स्टेम की ग्रोथ कर रहा है। साइटोकाइनिन्स भी फ्रूट एंड सीड्स में से रैपिड सेल डिविजन कॉज कर रहा है। तो एक तो हार्मोन ऐसा होना चाहिए ना जो ग्रोथ को रोके भी कभी ज़रूरत पड़ने पे, सो दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इसका इफेक्ट होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का मुरझाना, दैट इज एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। अब आ जाइए आप हॉर्मोन्स। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है, दो दो सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। एनिमल्स में पढ़ेंगे दूसरा सिस्टम, बट प्लांट्स में अब तक आप पढ़ चुके हो नर्वस सिस्टम। सॉरी, नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, इट इज़ ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। और दूसरा हमने पढ़ा हार्मोनल। एनिमल्स में अभी तक हम पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में हार्मोन्स तो कॉमन रहते हैं, बस ये फर्क आ जाता है एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है एंड प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स या फिर आप कहो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, ठीक है जी। तो अब हार्मोन्स में हम सबसे पहला हार्मोन पढ़ेंगे एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन क्या होता है? इट इज सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स।
एंड ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट किया जाता है, एंड ये बेसिकली इसको स्ट्रेस हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है, इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है ना, दैट इज़ हार्ट। ये हार्ट की बीटिंग स्पीड को बढ़ा देता है एकदम से। आप कहते नहीं एकदम से यार एकदम तेज़ धड़कने लग गया दिल, वो एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, उस वजह से होता है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस समझो, द ब्लड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। इसकी वजह से जो ब्लड है इट गेट्स डाइवर्टेड टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है जी। एंड द ब्रीदिंग रेट मैंने बताया इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स होती हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देर इज मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आर मसल्स, राइट, दैट्स वाई it happens, and all these responses together enable the human body to be ready to deal with this situation, ठीक है जी। एंड ऐसे एनिमल हॉर्मोन्स आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होता है ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यस, ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं मेल फीमेल में, तो आप ये डायग्राम स्टडी कर सकते हो। वैसे कभी ऐसे पूछा नहीं गया लेबल करने के लिए, लेकिन जो मेन है थायराइड, पाइट्यूटरी पाइट्यूटरी ग्लैंड एंड ये सब, आप एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है जी, ये सब आप पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसमें थोड़े थोड़े असर्शन रीजन बेस बनते हैं, टू मार्कर्स बेसिकली। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि हमें ये डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि आपको अपनी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी आयोडीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये इसलिए होता है बिकॉज आयोडीन ना थायराइड ग्लैंड जो होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन तभी प्रोड्यूस करेगा जब आयोडीन अच्छे अमाउंट में हमारी बॉडी में होगा। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? नंबर वन, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इट प्रोवाइड्स बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, ठीक है, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। एंड ये आपको पता होना चाहिए, यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे डाइट में, मतलब हम अच्छी तरह से आयोडीन नहीं ले रहे, आयोडीन कम लेने लग गए हैं, तो वी कैन सफ़र फ्रॉम गोइटर। गोइटर इज़ द डिजीज ऑफ स्वोलन नेक, हमारी नेक कैन स्वेल बेसिकली, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, कई लोगों को आपने देखा होगा दे आर ड्वार्फ, है ना, एंड कई देखा होगा एकदम जाइजेंटिक होते हैं, मतलब हाइट काफ़ी लंबी होती है ना। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाए तो टॉलनेस देखते हो आप। यदि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी कम अमाउंट में वो रिलीज हो जाए बॉडी के अंदर चाइल्डहुड में, तो इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। बौने लोग जो होते हैं, ड्वार्फ बेसिकली हिंदी में बौना कहते हैं, सो या इट्स कॉल्ड ड्वार्फिज्म देन, तो वो हो जाता है। And then we obviously see many changes occurring at the puberty stage, right? The secondary sexual characteristics in both males and females. अब वो क्यों होता है? मेल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, इट इज़ ड्यू टू टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है जी। एंड जो फीमेल के अंदर देखे जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ईस्ट्रोजन की वजह से, उसकी सिक्रीशन की वजह से होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डॉक्टर क्यों कहता है कि आप अपनी डाइट में कम शुगर लें, स्पेशली उन लोगों को जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा शुगर यदि हम लेते हैं तो वी सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़, ठीक है। और डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। क्यों? अब ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना, ये पैंक्रियाज सिक्रीट करती हैं, एंड इंसुलिन हेल्प्स टू बैलेंस द ब्लड शुगर लेवल्स इन द बॉडी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन उसको कम कर देता है, अगर शुगर लेवल ब्लड में कम हो गया तो उसको बढ़ा देता है। तो इंसुलिन ये काम करता है, इट रेगुलेट्स, रेगुलेट का मतलब बढ़ाना घटाना, ठीक है। लेकिन अगर ये सही अमाउंट में नहीं रिलीज हो रहा है ब्लड के अंदर, तो शुगर लेवल ऊपर नीचे गड़बड़ा जाएगा, सो इट विल लीड टू डायबिटीज़, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके, इसीलिए इंसुलिन का सही सिक्रेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो वही बात है, अगर पैंक्रियाज दे स्टॉप वर्किंग तो द शुगर लेवल्स इन द ब्लड विल राइज, क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं करेंगे पैंक्रियाज। सो यही होगा कि द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़, है ना। अब एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिक होता है ये,
कि ऑब्वियसली जब ये ख़राब हो जाए तो अब डिजीज़ेस हो जाते हैं जैसे डायबिटीज़, लेकिन अगर हमारी पैंक्रियाज बिल्कुल सही है तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, यदि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है सो वो डिटेक्ट कर लेता है पैंक्रियाज के सेल्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करती है, बिकॉज इंसुलिन तो रेगुलेट करता है ना शुगर लेवल को, कम कर देगा इस केस में। और यदि ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है। वैसा क्यों होता है, ताकि नो नो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अभी बढ़ गया था शुगर लेवल, राइट, आई मीन कम हो गया, एंड एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाती है। ऑब्वियसली कम तो होना पड़ेगा, अगर अभी भी ज़्यादा रही इंसुलिन लेवल तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। सो वही है, रेगुलेशन इज़ डन बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे बड़ा अच्छा ये टेबल, आई लाइक इट अलॉट। आप इसको समझो, इसमें सारा समरी में आपको सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा फिल भी करो। ये थायरॉक्सिन हार्मोन आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड, इंसुलिन में कौन सा होता है, पैंक्रियाज आ जाएगा यहाँ पे, ओवरीज का यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट्रोजन, है ना जी। तो ये सारा आप भरिए टेबल और इनका फंक्शन भी देखें, ठीक है। ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स वैसे दिया नहीं हुआ सिलेबस में, बट यू कैन स्टडी एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो या विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। सो कोई भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में, आपके फ़ायदे के लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के वो। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।